आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और आज हम बात करेंगे कि अगर कोई अपराध हमारे साथ या ऐसी कोई घटना हमारे घर में या रिश्तेदारों के घर में हो, जैसे लापता होना, मारपीट, चोरी, डकैती, महिलाओं से बदतमीजी, रेप, ऐसी कोई भी घटना या अपराध हमारे आसपास होता है या हमारे साथ होता है, तो एक आम आदमी को इस समय क्या करना चाहिए। एक आम आदमी पुलिस स्टेशन जाने से डरता है। पुलिस क्या पूछेगी, सवाल जवाब से कतराना, इस खौफ से पुलिस स्टेशन जाकर अपनी कंप्लेन ना लिखवाना, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लोगों के जहन में आती हैं, जो कि सरासर गलत हैं। क्योंकि हुई वारदात को चाहे कितना भी समय हो चुका हो, आपका शिकायत ना लिखवाना बेहद गलत है। आम आदमी के लिए भारत में कुछ ऐसा नहीं है। आज हम ऐसे ही सारे अधिकारों के बारे में बात करेंगे जो कि एक आम आदमी के पास होने के बावजूद भी आसान है, और इन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करना है, इन बातों से वो लोग अनजान हैं। आम आदमी जिसे FIR, चार्जशीट, ट्रेल, डिसीजन, ऐसी बातों के बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। इन चीज़ों का पता होना हर एक आम आदमी का अधिकार है, जो कि उन्हें पता होना चाहिए। आम नागरिक को पुलिस स्टेशन हो या अदालत, दोनों जगह ही कई बार पुलिसकर्मी या कोई वकील बेवकूफ़ बना सकता है, उनका फ़ायदा उठा सकता है। तो आइए इन बातों को विस्तार से जान लें और साथ ही साथ ये भी जान लें कि इनकी नियम और शर्तें क्या हैं। आइए खुलकर इनका विवरण करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ FIR के बारे में कि FIR होती क्या है। इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी अपराध या किसी घटना की जानकारी को लिखित में पुलिस स्टेशन में देना FIR होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, आजकल नए लॉज फार्म से रोज आदमी से नए नए प्रश्न और पूछताछ करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता FIR करना हर आम आदमी का हक होता है, जिसे कोई ना कोई छीन लेता है, लेकिन फिर भी लोग इन बातों से अनजान रह जाते हैं। कई बार पुलिस वाले भी लोगों को गुमराह कर देते हैं, ये हमारा काम नहीं है, इसे हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कह देते हैं। एक आम नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR करवा सकता है। ये अधिकार हर आम नागरिक के पास होता है। जिस जगह आप रहते हैं उससे कोई अलग जगह कुछ घटना हो जाती है तो उसमें भी आप FIR करवा सकते हैं, तो उसे FIR का नाम दिया जाता है, जो कि आपका हक है। और ये पुलिस स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस FIR को जहां आप रहते हैं वहां तक रिपोर्ट करवाए। मतलब कि जहां आपका घर है वहां के निजी पुलिस स्टेशन में वो FIR पहुंच जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है पुलिस वालों की। FIR करना एक हक है, वो भी आम आदमी का, और पुलिस वालों को भी उस FIR को लिखना ही पड़ेगा। इसके ऊपर सन 2014 में ऐतिहासिक निर्णय आया जिसका नाम है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ UP। इस फैसले के अनुसार पुलिस को FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि FIR का कोई समय या फिर कोई पाबंदी हो। आप 2-3 दिन के भीतर या फिर महीने के भीतर भी FIR दर्ज करवा सकते हैं और पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करेगी। जैसे कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें शिकायत करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, जैसे स्पेशली रेप का केस। कितना भी समय लग जाए पुलिस को FIR लिखनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई कानून रेप के केस में नहीं आया है। जितने भी समय बाद आपको FIR दर्ज कराना हो आप करा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर पुलिस में आपकी शिकायत दर्ज ना हो तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। FIR एक तो पुलिस स्टेशन और आप ऑनलाइन भी दर्ज करवा सकते हैं, जिसके आपका फ़ोन नंबर और ईमेल ID की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप पुलिस स्टेशन ना जाकर ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं तो शिकायत दर्ज होने के बाद एक कॉपी अपने पास साइन करके ज़रूर रखें। अब बताते हैं कि किस किस अपराध में FIR दर्ज होती है और किस में नहीं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, गैर संज्ञेय अपराध, ये वो अपराध होते हैं ऐसे मामलों में सीधे तौर पर जिसमें आपकी शिकायत दर्ज नहीं होती। जैसे छोटी मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हुए, इन मामलों में FIR दर्ज नहीं की जाती है। पुलिस वालों की तरफ से इस मामले में वो अपनी जगह ठीक होते हैं। ये मामला सीधा कोर्ट में जाने वाला है, वो कोर्ट से अपराधी सम्मान जारी होता है। ऐसे मामलों में किसी भी हालत में केस दर्ज नहीं किया जाता है। अब है कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कि संज्ञेय अपराध। ये वो अपराध होते हैं जो गंभीर किस्म के अपराध माने जाते हैं, जैसे गोली चलाना, रेप, मर्डर करना, ये सब आते हैं जिनमें सीधे तौर पर शिकायत दर्ज की जाती है। CRPC की धारा 154 के तहत पुलिस को सीधा FIR दर्ज करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब जान लीजिए चार्जशीट क्या होती है। चार्जशीट, जब किसी पुलिस स्टेशन में कोई नागरिक अपनी शिकायत लिखित में दर्ज करवाता है, फिर उसके बाद CRPC की धारा
156 के तहत एक पुलिसकर्मी को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी भी बड़े अफसर की इजाजत के बिना इस केस पर छानबीन कर सकता है और जहां पर ये घटना हुई है वहां पर जाकर उस मामले की छानबीन कर सकता है और मामलों से रिलेटेड व्यक्ति से पूछताछ भी कर सकता है, जो कि पुलिसकर्मी का हक है, और इस मामले से हुई बातों को रिकॉर्ड भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर मामले से जुड़े लोगों से थाने में बुलाकर उनसे बातचीत भी कर सकता है। और सारी जांच पड़ताल करने के बाद अगर पुलिसकर्मी को ऐसा लगता है कि ये मामला ज्यादा गंभीर है या फिर ज्यादा गंभीर वर्ग का है तो फिर उस मामले को सीआरपीसी की धारा 154 के तहत दर्ज करा दिया जाता है। और अगर मामला ज्यादा गंभीर वर्ग का नहीं है तो नॉर्मल वर्ग का है तो पुलिसकर्मी सीआरपीसी की धारा 155 के तहत काट देता है और एक बार जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिसकर्मी एफआईआर की कॉपी को जिला अदालत के पास भेज देता है और फिर इसके चार्जशीट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शिकायतकर्मी के साथ पुलिसकर्मी उस घटित जगह पर जाते हैं जहां ये घटना हुई थी। वहां जाने के बाद शिकायतकर्मी से सारी जानकारी ली जाती है, किस तरह से ये घटना हुई थी। पुलिसकर्मी का इस तरह कार्यवाही करना नक्शा मौका बनाने के लिए होता है, जो कि चार्जशीट की भी अहम हिस्सा होता है। इस काम में पुलिसकर्मी को कोई भी ढील नहीं छोड़नी चाहिए। इस तरह से शिकायतकर्मी से एक एक बात पूछी जाती है और जितने भी आई विटनेस होते हैं उनसे भी जानकारी ली जाती है। घटना स्थल के जितने भी लोग होते हैं पुलिसकर्मी उनका बयान लेता है और सीआरपीसी की धारा 161 के तहत रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके बाद नक्शा मौका बनाने की पूरी कार्यवाही हो जाती है। पुलिसकर्मी नक्शा मौका पर सारे विटनेस के साइन लेता है और साथ में जो 10 इन्वेस्टिगेशन अफसर उसके साइन होते हैं, जो कि अहम है, जिससे ये पता चलता है कि इस इन्वेस्टिगेशन अफसर के द्वारा ये तैयार की गई है और फिर जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर अपराध गंभीर किस्म का नहीं है तो अपराधी को जेल से जमानत मिल जाती है और कोर्ट की तारीख के लिए पुलिसकर्मी बोल देते हैं और जब पुलिसकर्मी कोर्ट में चालान पेश करती है तब आरोपी को आना होता है। और इसके अलावा अगर अपराध गंभीर किस्म का है तो पुलिस उस अपराधी को बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। इस मामले में जमानत भी नहीं दी जाती है थाने से पुलिस अफसर के बिना पूछे। इसमें सीआरपीसी की धारा 170 के तहत जब भी इन्वेस्टिगेशन अफसर अपराधी को अरेस्ट करता है तो अफसर को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर अरेस्ट व्यक्ति को पेश करना होता है। उसके बाद ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी बाकी होती है, जो कि जरूरी है, और उसी से कोर्ट में पूछताछ करने के लिए अर्जी भी लगाई जा सकती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अफसर को अगर जरूरत पड़े तो 15 दिन के लिए अपराधी को अपने अंडर रख सकता है, मगर पुलिसकर्मी को कोर्ट को ये बताना पड़ता है कि आपको अपराधी को जेल में क्यों रखना है। और अगर पुलिस को दोबारा अपराधी को कस्टडी में 15 दिन रखना है तो कोर्ट में फिर से अर्जी देनी पड़ती है और अपनी दलीलों से कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है। फिर कोर्ट में अपराधी को रिमांड के लिए सहमत कर देती है और अगर पुलिसकर्मी को लगता है और पूछताछ करनी है तो इसके बाद भी रिमांड पर रखना हो तो कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। लेकिन जब तक चार्जशीट रेडी नहीं हो जाती आरोपी को कस्टडी में ही रखा जाता है, जो कि 14 से 14 दिन पर बढ़ाया जाता है। मतलब कि हर 14 दिन पर ये कस्टडी की जो पीरियड है उसको बढ़ाया जाता है। इसके अलावा टाइम पर चार्जशीट की फाइल कोर्ट में टाइम पर ना देने पर सीआरपीसी की धारा 162 क्लोज 2 के तहत आरोपी को जमानत मिल जाती है और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत चार्जशीट की फाइल को कोर्ट में पेश किया जाता है। और कोर्ट में गए किसी भी केस के लिए चार्जशीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी चार्जशीट के बिना कोर्ट में केस हैंडल नहीं होगा। चार्जशीट के आधार पर केस की कार्यवाही होती है और आरोपियों के खिलाफ संबंध जारी किया जाता है। अब जान लेते हैं कि ट्रायल क्या होता है। चार्जशीट के बाद जज आरोपी से पूछता है कि आपका गुनाह कबूल है। अगर आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो जज आरोपी को वही सजा सुना देता है, हाथ की हाथ। लेकिन ऐसा अक्सर देखा नहीं जाता। ज्यादातर आरोपी अपना गुनाह नहीं मानते और अदालत में अपराधी ट्रायल के लिए बोलने लगता है। फिर आरोपी को अपने बचाव में ट्रायल दिया जाता है। ट्रायल के दौरान कोर्ट में सरकारी गवाहों से बयान दर्ज करवाए जाते हैं और फिर अभियोजन पक्ष ने जिसकी लिस्ट अदालत में दी हुई होती है उनके बयान होते हैं। उसके बाद एक एक करके जितने भी गवाह हैं केस से जुड़े हुए उनसे प्रश्न किया जाता है। मतलब कि उनसे क्वेश्चनिंग होगी अभियोजन पक्ष, और अगर सरकारी गवाह इस बीच मुकर जाते हैं तो सरकारी वकील खुद ही प्रश्न करने लगता है। अभियोजन पक्ष की गवाही के बाद अदालत आरोपी को मौका देती है अपनी सफाई में बचाव में कुछ कहने के लिए भी। ये मौका उसको दिया जाता है और तब अगर हर आरोपी अपने बचाव में बयान दर्ज करवाता है तो इस दौरान उस पर लगाए आरोपों पर उससे सफाई मांगी जाती है और आरोपी अपनी सफाई पेश करने लगता है। आरोपी के बयान के बाद उनके द्वारा गवाह पेश किए जाते हैं और गवाह से प्रश्न किए जाते हैं
और बचाव पक्ष के गवाह के बयान के बाद मामले में दोनों पक्षों की तरफ से आखिरी दलीलें ली जाती हैं। अदालत में फिर से कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अब बात करते हैं डिसीजन, फैसला। ट्रायल होने के बाद अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की दलीलें सुनने के बाद अदालत को अपना फैसला देना होता है, लेकिन अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखती है और अगली तारीख पर जजमेंट की तारीख होती है, जब अगर अदालत ने उस तारीख पर किसी को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुना दी तो पुष्टिकरण करने के लिए एक कॉपी हाई कोर्ट को भेजी जाती है, और अगर फांसी के अलावा उम्र कैद की सजा होती है या उससे कम की सजा होती है तो अदालत को हाई कोर्ट से पुष्टिकरण करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कि पुष्टिकरण सिर्फ फांसी के केस में होगा। अदालत अपना फैसला खुद लेती है, लेकिन अगर सजा फांसी की होती है तो हाई कोर्ट पुष्टिकरण करेगा, जो कि अदालत को हर साल करना होता है, हर हाल में कराना होता है। अब बात करते हैं अपील की। हाई कोर्ट में जब अदालत से फांसी के लिए पुष्टिकरण की जाती है तो उसी दौरान हाई कोर्ट में जिसको फांसी दी जाती है वो अपील कर सकता है, और अपील पर भी साथ ही साथ सुनवाई होती है। हाई कोर्ट में फांसी की सजा को कंफर्म कर दिया जाता है और आरोपी की अपील को खारिज कर दिया जाता है। मतलब कि जो गुनहगार है उसने जो अपील की है अगर वो वैलिड नहीं है और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को मान्य कर दिया है तो उसकी अपील खारिज कर दी गई है, उसे फांसी की सजा मिलेगी। तो फिर इस दौरान आरोपी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है, क्योंकि वो हाई कोर्ट से नासंतुष्ट है और अपनी अपील की मांग कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज हो जाती है तो आरोपी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है, लेकिन रिव्यू पिटीशन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट अगर खारिज कर देता है तो फिर मर्सी पिटीशन दया याचिका के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसका कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि गुनहगार अगर फांसी की सजा पर मान्य नहीं है और हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सजा देना मान लिया है कि उसे फांसी की सजा दी ही जाएगी, फिर वो दरवाजा खटखटाएगा सुप्रीम कोर्ट का। अब जान लीजिए कि मर्सी पिटीशन क्या होता है। मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज हो जाने के बाद और रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाने के बाद मुजरिम राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन यानी कि दया याचिका दाखिल कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान आर्टिकल 72 दया याचिका पर विचार करने के बाद अपना फैसला देते हैं। दया याचिका खारिज होने के बाद ट्रायल कोर्ट सरकार के आग्रह पर डेथ वारंट जारी करती है। उसमें फांसी की तारीख दी जाती है और मुजरिम को तारीख के अनुसार जेल भेज दिया जाता है और इसके बाद फांसी की सजा दी जाती है, फांसी पर लटका दिया जाता है। तो ये थी सारी जानकारी। ऐसी ही और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।